जय हिंद। ये ये पहले होली से एक दिन मतलब होली भी एक दिन हुआ बीते हुए, तो उससे पहले का ये घर पे चले गए तो दिख गया, फिर इसका वीडियो नहीं बना पाए। तो ये उस दिन का है, तो होली के बाद ये आप लोगों के लिए। तो हमारा जो क्वेट रहता है रोज का पर डे का, जिंदगी एक जंग है, जीतेगा वही जो जी जान लगा के लड़ेगा। समझ पा रहे हैं कि नहीं? ये मेरे मेरे ये कहने का जो सेंस है ना, सिर्फ यही है कि मेहनत पर डे करते रहिए, कुछ ना कुछ करते रहिए। समझ रहे हैं? सफलता चाहिए तो मेहनत करनी पड़ेगी, अगर सफलता नहीं चाहिए तो दुनिया काम कर ही रही है अपनी, आप भी कर सकते हैं। समझ रहे हैं ना? तो जियोग्राफी चलेगी, ये तो देख ही लिया आप लोग। ये मेरा साइन है, साइन है, खैर हमारा खुद दूसरा दूसरा रहता है, लेकिन हाँ, आप लोगों को होली बीतने के बाद हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। होली बीतने के बाद आप आइए, पढ़ाई में लग जाइए। हम भी घर गए थे तो रंग देखिए भाई, अब रंग क्या होता है कि देखिए दोस्त उतने बन नहीं पाए, समझ रहे हैं, और हम उस क्षेत्र में ढल नहीं पाए कि जितने दोस्त हों हमारे। समझ रहे हैं? सब कभी कोई बात होता है जब ना, तो ये ऐसा लगता है कि मतलब एक ही दो दोस्त हैं जो मतलब खुले मन से मतलब बात कर सकते हैं उन दोस्तों से। अब गांव पे होली खेलने गए तो पता चला कि मतलब मनहूस टाइप हो गया है सब कुछ गांव में। लगता नहीं है कि मतलब अपना ही गांव है वो। समझ पा रहे होंगे? जैसे हर लोग की परिस्थिति अलग होती है, हमारी कुछ परिस्थिति ऐसी है, पहले भी थी, आज भी है, कुछ अच्छी परिस्थिति नहीं है, लेकिन कोशिश हर व्यक्ति की रहती है कि वो अपने आप को सुधार ले। सुने? हाँ, तो मैं पहले सबसे पहले नक्शा अपने उठा लूँ अपना, मैं इसको यहाँ पर ये रहता है तो सुकून अच्छा रहता है, आप लोगों को बता देता हूँ। थोड़ा इसको सबमिट करने का भी काम कर रहा हूँ। मीट नहीं आ रहा है, बाद में देखेंगे इसको, छोड़िए ना। हम आपको पढ़ाए थे पठार, आपको हम पठार पढ़ाए थे। तो ये जो पठार है उसका निर्माण कैसे हुआ था, हम आपको बताएं कि यहाँ जो था वो फटा जब ज्वालामुखी, जब ये लाल अरब सागरीय प्लेट से ये भारतीय प्लेट थी, ये जब टकराई अरब सागरीय प्लेट से, तो यहाँ पे क्या हुआ, महाराष्ट्र के पास क्या हुआ, उद्गार हुआ। तो उद्गार हुआ तो यहाँ पर मतलब लावा निकला, काली देखिए लावा, जो जब ज्वालामुखी उद्गार होता है तो उसमें लावा वगैरह मतलब बहुत चीज़ें निकलती हैं उसके अंदर से। समझ रहे हैं? तो यही जो मिट्टी निकली यहाँ, तो इसका विस्तार यहाँ तक हो गया, इसका विस्तार यहाँ तक हो गया था। इससे घर भी समझाते हैं। यहाँ पे महाराष्ट्र है, इसका जो उद्गार हुआ यहाँ तक हुआ, हम आपको बताए हैं हर चीज इधर हुआ। तो कहीं भी जब कुछ 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 चीजें मतलब जब खुद वही उसी स्थान पर, मान लीजिए यही कुछ उद्गार हो रहा है इसका, तो कुछ इसी स्थान पे सबसे पहले जाते यहीं पे होगा, इसके बाद फैलते फैलते नजर जाएगा, लेकिन इधर ऊंचाई जाते होगी। समझ पा रहे ना? तो ये जो ढाल है यहाँ तो ऊंचा है, यहाँ पर ये महाराष्ट्र के पास जो ये वाला भाग है ये तो ऊंचा है, लेकिन इधर जो है इधर ढाल पड़ा है। क्यों? अच्छा, इसका पता कैसे चलता है? तो जो नदियां हैं, कृष्णा, गोदावरी, कावेरी, महानदी, जितनी भी नदियां हैं ये किधर किधर की जाती है, इधर आती है, किधर, बंगाल की खाड़ी में। किधर आती है? बंगाल की खाड़ी में आती है। इसीलिए पता चलता है कि मतलब ऊंचाई ज्यादा है। और ये जो दो नदियां यहाँ से निकलती हैं, नर्मदा और ताप्ती, तो ये भ्रंश घाटियों से बहती हैं। अब इसलिए बहती हैं कि यहाँ पर अजंता है, यहाँ पर सतपुड़ा है, विंध्याचल है, तो इनके बीच सेब आ जाता है, इसके बीच सेब आ जाता है। समझ पा रहे हैं? तो ये जो पठार का निर्माण हुआ, हमने आपको बताया है कि इसी ज्वालामुखी उद्गार से इस पठार का निर्माण हुआ। और कौन कौन सा पठार कहाँ पे है समझ पा रहे हैं? हम बताएं सबसे पहले कि यहाँ पर देखिए
झारखंड का पठार था, रांची का पठार था, ये उड़ीसा है, यहाँ पर बस्तर का पठार है, ये आपका तेलंगाना का जो है हैदराबाद का पठार है, ये आंध्र प्रदेश में रायलसीमा है, ये कर्नाटक में धारवाड़ है, कर्नाटक है दोनों है, ये दक्कन का पठार है, ये मालवा है, ये मालवा है, समझा रहा है। और ये जो विदर्भ का पठार है, तो मतलब हमने आपको इन सभी पठारों को क्या क्या था बता दिया था, हमने आपको बता दिया था। तो ये सोचिए, ये जो पठार है, आप जहां पर आप पढ़े होंगे तो आप ये भी जानते होंगे कि ये पहाड़ी पश्चिमी घाट, ये जो पश्चिमी घाट है ये पहाड़ी है, समझा रहे हैं। ये जो ऊंचाई है, तो जब ये लावा का उभार हुआ था, अब पहाड़ी से मतलब यहाँ पे पहाड़ी कैसे हो गई, इधर भी पहाड़ी है, कुछ 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 इधर भी पहाड़ी है। तो ये जो पहाड़ी है ये वाली, यहाँ पर जब ये उद्गार हो रहा था, देखिए इन्हें पूर्वी और पश्चिमी घाट कगार भी कहते हैं, इसे पश्चिमी घाट कगार कहते हैं, इसे पूर्वी घाट कगार कहते हैं, समझ रहे हैं, इसे पूर्वी घाट कगार, इसे पश्चिमी घाट कगार कहते हैं। हाँ, तो ये जो पहाड़ी है, अब मैं जब मैप पढ़ाऊंगा इसको दिखाकर आपको, ये जो मैप है इसको दिखाकर जब मैं मैप पढ़ाऊंगा तो उसमें पहाड़ी बताऊंगा, और ये बताऊंगा कि यहाँ पर आके मिलता है, नीलगिरी बनता है, फिर इधर डोडा, इधर अनाई मुड़ी है, इधर जो है कार्डेमम है, इलायची की पहाड़ी है। तो ये जो पहाड़ियां हैं ये किसमें दिखाऊंगा आपको, यहाँ पर दिखाऊंगा आपको मैं, समझ रहे हैं। तो ये मैप वाले क्लास में, ज्योग्राफी में क्या है, ये भूगोल वाले में जो इंडियन ज्योग्राफी पढ़ा रहा हूँ इसमें ये है कि सिर्फ इससे जो संबंधित है आंतरिक चीजें निकली हैं, कैसे क्या विस्तार है उसका, उसी चीज को बताऊंगा। लेकिन जो चीजें यहाँ पर कहाँ पर क्या स्थित है, कहाँ पर क्या स्थित है, इन सिचुएटेड जो चीज है उनको मैप पे बताया जाएगा। लेकिन नदी कैसे निकली है, कि कब यहाँ पर ये बना, कब पहाड़ी, कब पठार बना, कब ज्वालामुखी उद्गार हुआ, इन सभी चीजों को मैप में नहीं बताया जाएगा, ये ज्योग्राफी के अंतर्गत आएगा। तो इसको अलग बताएंगे, मैप को अलग बताएंगे, आप दोनों देख लेंगे, दोनों को कनेक्ट कर देंगे, जब दोनों को कनेक्ट करेंगे तो दोनों जान देंगे आप। इसको भी जानते रहेंगे कि ये कैसे बना था, इसका झुकाव किधर है, नदियां किधर बहती हैं, कौन सा ऊंचा है, किसे बायोडाइवर्सिटी में मतलब यूनेस्को के विश्व धरोहर में शामिल किया गया है, किसे क्या किया गया है, इन सबको को इसमें जान जाएंगे। अब मैं ये जान जाएंगे कि कहाँ कहाँ पहाड़ी है। जैसे आप सोचिए, यहाँ बताने से बेहतर है कि मैं ये थोड़ा सा भी मिट नहीं रहा है, लेकिन ये जो है मैं बताया उड़ीसा, ये झारखंड है, रांची, तो आपको यहाँ पे अच्छा दिख रहा है ना, कि आपको पता चल रहा है कि पीला कलर जो है ये झारखंड है, ये झारखंड में दो है, रांची और झारखंड, समझे ना। तो ये जो पहाड़ी बनी थी, ये पहाड़ी जो है बनी कैसे, उद्गार होगा तो यहाँ पर ऊंचा होगा ही होगा, मैं बता रहा हूँ कि जहां भी निकलेगा लावा वहां पर ऊंचा होगा ही होगा। तो ये जो पहाड़ी है इधर क्या है, ऊंची है, तो इधर जो है ढलान है इसका, इस साइड भी ढलान है इसका, और इस साइड भी ढलान है। लेकिन जो नदी है, ज्यादातर नदियां इधर नहीं, ऐसा नहीं कि इधर से नदियां इधर नहीं निकलती है, ऐसा नहीं है। लेकिन ये बताने के लिए कि ये ऊंचा है, इधर ढलान है, क्या है, इधर ढलान है, तो इसीलिए नदियां क्या होती हैं, इधर प्रवाहित होकर चली जाती हैं। तो हमने आपको बताया है कि कौन से पठार के नीचे, हमने आपको पहले बताया था कि ये जो पठार है इन सभी के नीचे कुछ ना कुछ निकलता है। जैसे कर्नाटक में हमारे यहाँ लोहा का ऐश निकलता है, और होता है आयरन और निकलता है, हेमेटाइट, मैग्नेटाइट, सीडेराइट। तो ये जो निकलते हैं अयस्क जो निकलते हैं इसके, तो ये कहाँ से निकलता है, ज्यादातर कर्नाटक के पठार से, धारवाड़ के पठार से निकलता है। यहीं पे स्थित है केजी मतलब कोलार गोल्ड फील्ड, केजीएफ मूवी बनी है ना, तो कोलार की खान कहाँ पर है, यहीं पे स्थित है कर्नाटक के पास। तो कोलार की खान से सोना निकलता है, आपका मध्य प्रदेश में पन्ना है, वहां से हीरा निकलता है, झारखंड के झरिया से कोयला निकलता है, आपका पश्चिम बंगाल के रानीगंज से भी कोयला निकलता है। तो झारखंड में सबसे ज्यादा कोयला है और रानीगंज में सबसे ज्यादा कोयला निकाला जाता है। इसके उड़ीसा से भी निकाला जाता है कोयला, समझ रहे हैं। छत्तीसगढ़ के बस्तर में भी कुछ है, मतलब कुछ ना कुछ लोहा वहा निकलता रहता है, यहाँ पर भी टीन निकलता है। इधर आपके ये राजस्थान में जो है यहाँ पर खेतड़ी है, वहां से तांबा निकलता है। हाँ, और यहाँ पे ये जो बेसिन मिला है, केजी बेसिन,
मतलब कृष्णा गोदावरी बेसिन है, वो केजीएफ है। कोलार गोल्ड फील्ड अलग है, केजी बेसिन का मतलब कृष्णा गोदावरी बेसिन है। यहाँ पर रिलायंस ने क्या किया है, मतलब गैस की, प्राकृतिक गैस की खोज की है, CNG, समझ रहे हैं। तो इन सभी चीजों के नीचे क्या है आपका, पठारों के नीचे अक्सर क्या होता है कि खनिज दबे होते हैं, समझ रहे हैं। तो हमने आपको पठार बता दिया, मैं इसको दोहरा रहा था, समझ रहे हैं, इसको मैं दोहरा रहा था। अब पढ़ाना है हमको, हम आपको पढ़ा क्या कर रहे थे ये बताइए। हम आपको पढ़ा रहे थे कि इंडियन ज्योग्राफी में जब पढ़ाऊंगा तो मैं आपको बताया था कि उसमें आपको हम 4 चीजें पढ़ाएंगे। हाँ, इन वैसे तो 4 चीजें पढ़ाना अलग है, ज्योग्राफी की 4 चीजें हैं, लेकिन इंडियन ज्योग्राफी में क्या पढ़ाना है, ये जो बृहद हिमालय है पूरा, ये हिमालय पढ़ाना था आपको, ये मैदान पढ़ाना था आपको, पठार पढ़ाना था, तट एवं तट पढ़ाना था, और ये जो द्वीप है आपका अंडमान, इधर लक्षद्वीप है, ये लक्षद्वीप है, ये अंडमान, इसको पढ़ाना था, इन सभी चीजों को पढ़ाना था कि नहीं। तो मैंने ये आपको पठार बता दिया पूरा, पठार आपको पूरा पठार मैंने बता दिया है। लेकिन अब पढ़ाना है ये तट जो है, और ये जो तट है, और ये क्या है, द्वीप है। तो इससे पहले आप पूरी समझने की कोशिश करिए कि एक भाग है आपका, ये राजस्थान, आपका भाग है राजस्थान, ये है मरुस्थल। राजस्थान क्या है, राजस्थान मरुस्थल है। ये जो भाग है राजस्थान का, ये वाला भाग, ये मरुस्थल है। ये क्या है, मरुस्थल है। राजस्थान का ये वाला भाग क्या है, मरुस्थल। मरुस्थल ये जो 2 भागों में है, यहां पर एक भाग है, यहां पर एक भाग। ऐसे इसलिए 2 भाग है क्योंकि यहां पर पहाड़ियां हैं। क्या है यहां पर पहाड़ियां हैं। तो ये जो पहाड़ी है ना, ये जो पहाड़ी है, तो जब आप सोचिए, ये जो पहाड़ी मैं बता रहा था आपको, ये वाला, तो इधर भी ढाल बताया, इस साइड भी ढाल बताया ना। तो आप बताइए, ये जब पहाड़ी होगी ऊपर तक, तो ढलान उधर भी होगा, इधर भी होगा। अच्छा ये बताइए, मरुस्थल जो आप सुनते हैं कि राजस्थान पूरा मरुस्थली भाग है, भारत का राजस्थान ही मरुस्थली भाग है ना, तो आप कहते हैं उधर बालू रहता है। तो कौन सा बालू रहता है, घर जोड़ने वाला बालू, ये जो इसमें लगा है बालू, या मिट्टी रहती है, बलुई मिट्टी। ये भी देखिए, ये क्वेश्चन कोई नहीं पूछता, अचानक मेरे दिमाग में एक क्वेश्चन आया, मैं बहुत दिन से सोच रहा हूँ। मैं अभी बीच में गया था उधर, राजस्थान PCS था एग्जाम मेरा, राजस्थान PCS का। तो मैं राजस्थान PCS का एग्जाम देने गया था। तो अब भाई मेरा तो डिजिटल बोर्ड है, नहीं कि मैं आपको उसका वीडियो दिखा दूं, मेरे पास वो वीडियो है, उसको मैं दिखा सकता हूँ, लेकिन अब यहाँ पे नहीं दिखा पाऊंगा। डिजिटल बोर्ड नहीं, डिजिटल बोर्ड में उसमें कन्वर्ट होता है, उसके दिखा देता मैं। तो मैं जब देखा तो वहाँ पर पहाड़ियाँ जो थी, पहाड़ियाँ कई जगह थी। अरावली जो पर्वत श्रेणी है, अरावली पर्वत श्रेणी जो सबसे पुरानी पर्वत श्रेणी है, वो उसका जो विस्तार है बहुत टूटा फूटा है, बहुत टूटा फूटा उसका विस्तार है। कुछ मतलब 100-150-200 मीटर तक जाके फिर अलग हो गया है, फिर 100-150 मीटर 200 मीटर जाके अलग हो गया। ऊंचाई उसकी हालांकि 100 मीटर से 150 मीटर है, ऐसा नहीं है, लेकिन जो ये पहाड़ी है, आप अलग अलग जगह पहाड़ी थी, फिर कहीं नहीं कहीं कुछ ना कुछ पहाड़ी थी। तो वो जो भाग है, तो सोचिए कि ये जो मरुस्थल बना, ये जो मरुस्थल है, ये जो पहाड़ी है, मैं बता रहा था कि ये जो पहाड़ी, इसके इधर भी थोड़ा सा ढाल है, इसके उधर भी ढाल है। तो ये वाला जो ढाल है, हम लोग इसे कहते हैं थार का मरुस्थल, हम लोग इसे थार का मरुस्थल कहते हैं। ये वाला जो भाग है, हम लोग इसे कहते तो पूरे को है, लेकिन इतना जो वाला भाग, ये वाला जो भाग है, इसे हम लोग कहते हैं थार का मरुस्थल। इसे हम क्या कहते हैं, थार का मरुस्थल। लेकिन यही वाला जो भाग जब पाकिस्तान में आ जाता है, आपका इधर जो भाग पाकिस्तान में दिख रहा है ना, ये वाला भाग जो पाकिस्तान में है, इसे कहते हैं चोलिस्तान। क्या कहते हैं, इसे चोलिस्तान कहते हैं। ये देखिए, ये NTPC रेलवे का मतलब क्वेश्चन है, रेलवे का ये क्वेश्चन है कि थार मरुस्थल को पाकिस्तान में क्या कहा जाता है, तो पाकिस्तान में इसे चोलिस्तान कहा जाता है। समझ रहे हैं। देखिए, जो थार मरुस्थल है, इसका जो निर्माण हुआ है, देखिए जब ये हमारा ये जो भाग है, ये वाला जो भाग है,
ये भी प्रायद्वीपीय में ही आ जाता है लगभग। ये क्या आता है, लगभग प्रायद्वीप में ही आ जाता है। तो जब ये मकर रेखा से चल रहा था ऊपर की साइड, मकर रेखा के ऊपर जब साइड चल रहा था, तो बीच में हमने आपको बताया है कि देखिए ज्यादातर जो मरुस्थल होते हैं विश्व में, चाहे जहां भी मरुस्थल होंगे, चाहे जहां भी मरुस्थल होंगे, वहां पर आपको पश्चिम भाग में ही मरुस्थल मिलेगा। कहाँ मिलेगा, आपको पश्चिम भाग में ही मरुस्थल मिलेगा। विश्व में कहीं भी जाएंगे आप, वैसे तो यूरोप में मरुस्थल है ही नहीं, लेकिन ज्यादातर जो मरुस्थल मिलते हैं वो पश्चिम भाग पर ही मिलते हैं। तो ये जो राजस्थान था, ये जो राजस्थान है, जब ये विषुवत रेखा बीच में पड़ती है, इसके ऊपर जब आने लगा तो फेरल के नियम के अनुसार हमारे विषुवत रेखा के ऊपर जो हवाएं होती हैं वो कौन से तट पर लगती है, किधर, मतलब दाएं बहती है कि बाएं। तो ये जो है इधर दाएं चलती है और इधर जो चलता है तो बाएं चलती है। देखिए दोनों एक ही है, पृथ्वी जो हमारी घूमती है एक ही साइड से घूमती है। विषुवत रेखा को काटने के बाद ये जो हवाएं हैं, हम कहते हैं उधर चेहरा करके खड़ा आ जाइए तो दाएं रहेगा, इधर चेहरा नीचे खड़ा करिए तो बाएं होगा, इधर टकराएगा, इधर खड़े होंगे तो इधर टकराएगा। समझ रहे हैं। देखिए सामने जो कुछ लोग होते हैं उनको समझाना कुछ और होता है। अब यहाँ से मैं समझा रहा हूँ, जैसे मान लीजिए ग्लोब है, ग्लोब है ये वाला, देखिए हम कोशिश कर रहे हैं समझाने की। तो ये ग्लोब है, हाँ? ये क्या है, ग्लोब है, ये विषुवत रेखा है। ये जो भारत था पहले मकर रेखा से ऊपर आया, विषुवत रेखा के पास आया। तो मैंने बताया कि फेरल के नियम के अनुसार जो हवाएं हैं वो विषुवत रेखा के ऊपर जो है 23 रेखा कर्क रेखा की तरफ दाएं की तरफ चलती है, जो उत्तरी गोलार्ध है, और दक्षिणी गोलार्ध में बाएं की तरफ चलती है। तो बाएं की तरफ ये जो मान लीजिए पूरी पृथ्वी को जब घुमाएंगे, पूरे पृथ्वी को जब क्या करेंगे, घुमाएंगे, तो इसका जो पानी है पश्चिम से घूमेगा, पश्चिम से पूर्व की तरफ घूमेगा, तो इसका पानी इधर ही टच होगा ना, पानी इधर ही टच होगा ना, और इसका पानी इधर ही टच होगा ना। किधर टच हो रहा है, पश्चिम साइड टच हो रहा है। लेकिन अगर आप खड़े होके यहाँ पर चेहरा इधर कर लेंगे, आप इधर खड़े होके, हम देखिए इस विषुवत रेखा मान लीजिए हम खड़े हैं और अपना चेहरा किए हैं, तो किधर बह रहा है, इधर जा रहा है ना, तो बाएं जा रहा है। किधर जा रहा है, बाएं जा रहा है। तो इसीलिए कहते हैं कि ये जो हवाएं हैं बाएं की तरफ चलती हैं और इधर खड़े हो जा रहे हैं, अब इधर आवाज आ रहा है, तो ये जो पानी टकरा रहा है पश्चिमी भाग से टकरा रहा है हमारे भारत के, तो इधर दाएं जा रहा है। बस इतना ही है। पृथ्वी पूरी हमारे पश्चिम से पूर्व घूम रही है। अगर आप कहना चाहें एक ही साइड जाता है, अगर यहाँ पे खड़े होकर देखेंगे तो एक ही साइड में टकराता है, सिर्फ दाएं ही टकराता है। लेकिन विषुवत रेखा से आपको देखना पड़ता है, समझ पा रहे हैं, विषुवत रेखा से आपको देखना पड़ता है। तो उस वजह से इसको बताया जाता है कि इधर बाएं है ये दाएं है, फेरल के नियम के अनुसार। समझ रहे हैं। तो ये जो राजस्थान वाला भाग है हम आपको बता रहे थे ये कैसे बना, तो समझिए कैसे बना। ये जो ढाल है, क्यों ढाल है, उधर पर्वत श्रेणियां कुछ है, उनकी वजह से ढाल उधर है, कुछ इधर है, कुछ उधर है, कुछ इधर है। ये जो है राजस्थान का जो थार मरुस्थल है, इसे चोलिस्तान कहते हैं पाकिस्तान में। तो एक क्वेश्चन और पूछता है कि विश्व में सर्वाधिक आवास वाला मरुस्थल कौन सा है, विश्व में सर्वाधिक आवास वाला मरुस्थल कौन सा है। तो हमारा थार का मरुस्थल ही विश्व में सर्वाधिक आवास वाला क्या है, मरुस्थल है। क्या है, विश्व में सर्वाधिक आवास वाला क्या है, मरुस्थल है। क्यों, कैसे था आवास वाला मरुस्थल, आप हमको बताइए कैसे है आवास वाला। बहुत से मरुस्थल हैं, जैसे पश्चिमी सहारा है, पेंटागोनिया है, हाँ, सेंट गिब्सन है, विक्टोरिया है, हाँ। तो ये जो गिब्सन, विक्टोरिया, सैंडी, ये जो मरुस्थल है, तो इन मरुस्थलों में क्यों नहीं जनसंख्या है, हमारे सिर्फ थार में ही क्यों है। तो हमारा जो इंदिरा गांधी नहर है, ये इंदिरा गांधी नहर, ये इंदिरा गांधी नहर, इससे जो पानी है, इससे यहाँ पे लोगों को पानी प्राप्त हो जाता है, जिसकी वजह से यहाँ पे बहुत ज्यादा आबादी में लोग रहते हैं। राजस्थान में मोटे अनाज का इस थार के मरुस्थल में जो है, अब जैसे देखिए पूरा राजस्थान में आता है, कुछ भाग हरियाणा का चला आता है, कुछ भाग इसका मध्य प्रदेश का, कुछ भाग गुजरात का जाता है। तो ऐसा थोड़ा सिर्फ राजस्थान में मरुस्थल है, सब में है। तो जो इसके पास टच में है, देखिए राजस्थान ये वाला हरी कलर का है, तो ये जो भाग है यहाँ से लेकर कुछ भाग हरियाणा का भी आता है, लेकर पूरा ये कुछ भाग गुजरात का जाता है। समझ रहे हैं। तो
ये जो मरुस्थल है यहाँ पर मोटे अनाज ज़्यादा पैदा होते हैं, मोटे अनाज ज़्यादा पैदा होते हैं। और देखिए समझ आएगा इतना। इसके बाद फिर ये जो पर्वत है, ये जो पर्वत श्रेणी है आपकी अरावली, यहाँ से निकलती है लूनी नदी। लूनी नदी आके कच्छ के रण में गिर जाती है। देखिए जहाँ भी मरुस्थल होगा, मरुस्थल क्यों बनता है? वहाँ पे ना कुछ उपजेगा ना कुछ होगा, वहाँ पे बहुत ज़्यादा नमक की मात्रा रहती है। तो ये जो लूनी नदी है यहाँ से जब पानी बहा के लाती है तो वो कुछ नमक बहा के लाती है। फिर आपका जो ये गुजरात वाला भाग है, ये कुछ जो कच्छ के गुजरात वाला भाग है, ये कच्छ का रण है, इसी में आके लूनी नदी गिरती है। ये जो तट जब खखोर के पानी इधर ऊपर चढ़ाता है समुद्र का, ये जो देख रहे हैं, ये नहीं, ये कच्छ की खाड़ी है। तो ये जो ऊपर चढ़ाता है पानी इसका, ये जो ऊपर चढ़ाता है और इधर से लूनी नदी आती है, ये भी नमक लाती है। ये समुद्र का पानी भी नमक लाता है, समुद्र का पानी भी नमक लाता है। तो इन दोनों का पानी मिलकर यहाँ पर बनाता है सफेद मरुस्थल। तो क्वेश्चन कभी कभी पूछता है कि सफेद मरुस्थल कहाँ स्थित है, तो लोग जम्मू कश्मीर लद्दाख मारते हैं। वो ठंडा मरुस्थल है, सर सफेद का ठंडा मरुस्थल है। जबकि ये जो है ये जो हमारा है ये नमक वाला है। तो इसकी वजह से सफेद मरुस्थल इसे कहते हैं, ना कि उसे कहते हैं। समझ रहे हैं? इस जो जम्मू कश्मीर में इसे सफेद मरुस्थल नहीं कहते हैं। सफेद मरुस्थल किसे कहते हैं? इसे कहते हैं किसे? ये जो कच्छ का रण है। क्यों कहते हैं? क्योंकि ये समुद्र का पानी जो है ये अपना, देखिए समुद्र का पानी खारा होता है, समुद्र का पानी खारा होता है। तो जब ये पानी अपना चढ़ाता है इस मिट्टी पर, तो इसका जो खारापन है, जैसे नहीं देखते हैं बाढ़ वगैरह आता है तो कुछ खाद जम जाता है खेतों में, उसी तरह ये भी है। जो नमक है भाई तो वजन होता है तो बैठेगा ही बैठेगा। तो यहाँ पे बैठता है, फिर लूनी नदी लाती है कुछ, तो ये भी बैठता है। तो दोनों मिलाकर क्या होता है? सफेद, मतलब सफेद क्या बोल रहे हैं, जो ये सफेद क्या मरुस्थल है, बोल मतलब क्या करें, गर्मी हो रहा है थोड़ा सा ना। तो सफेद क्या है? ये मरुस्थल है। यहाँ पर जंगली गधे पाए जाते हैं, जंगली गधे पाए जाते हैं। कहाँ पर? इस कच्छ के रण में जंगली गधे पाए जाते हैं। आपका गुजरात के पास गिर वन जो है, यहाँ पर एशियाटिक लायन पाए जाते हैं। क्योंकि हमने आपको बताया था कि ये क्यों हमारा भारत अफ्रीका से मिलता जुलता है। यहाँ पर जो अफ्रीका है उससे क्यों मिलता जुलता है, तो हमने ये बताया था कि यहाँ पर भी एशियाटिक लाइन पाए जाते हैं और यहाँ पर अफ्रीका के पास भी एशियाटिक लाइन पाए जाते हैं। इस वजह से क्या करता है? ये मैच करता है। समझ आ रहा है? तो मरुस्थल, तो आपको हम जो 4 भाग पढ़ाना था, ये पर्वतमाला, मैदान, ये तो हम आपको मरुस्थल भी पढ़ा दिए। मरुस्थल पढ़ा दिए हैं। अब आपको पढ़ाएंगे हम ये जो तट है, तट और ये द्वीप, ये जो क्या है? द्वीप है। तो आप अंडमान निकोबार में देखेंगे तो कभी कहता है कि 8 डिग्री सेल्सियस यहाँ पर जो है कहाँ अलग होता है, कहाँ पे 10 डिग्री सेल्सियस अलग होता है, कहाँ पे 6 डिग्री 4 मिनट है, कहाँ पर क्या है, कहाँ पे लक्षद्वीप मिनी कहाँ से अलग होता है, मतलब अलग अलग जो चीजें हैं। तो द्वीपों में पढ़ाना है। तो द्वीप जो पढ़ाना है, ज्यादातर चीजें द्वीपों का मैप में रहता है। लेकिन यहाँ पर क्या चीज है, कौन सा चीज स्थित है, मतलब जब समुद्र का पानी चढ़ता है तो बैरन द्वीप है, बैरन ज्वालामुखी है यहाँ पर जलता हुआ। यहाँ पर कौन सा जो है एयरपोर्ट है, इधर ये लक्षद्वीप का है। यहाँ पर बहुत ज़्यादा मुस्लिम है, लगभग 90% मुस्लिम है, लगभग 90% मुस्लिम है। और लक्षद्वीप का जो आकार है उसका, इससे जो घोड़े का नाल नहीं होता है उसके आकार का है। ये जो है लक्षद्वीप जो है घोड़े के नाल के आकार का है। तो ये जो पढ़ाएंगे हम आपको, अब अगले क्लास में बताएंगे। आज के लिए इतना ही, मिलेंगे अगले क्लास में। जय हिंद, धन्यवाद।